and sharing with you whiteboard, not whiteboard, PDF, and you will come to know कि here is what uh, we have to go with John Keats. देखिए, जब आप जॉन कीट्स पे बात कर रहे हैं तो मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही ग्रेजुअली स्लोली लेके चल रहा हूँ. इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट टेल मी या लेट मी नो. जॉन कीट्स ही वाज बोर्न इन 1795. जॉन कीट्स कब पैदा हुए थे? 1795 ईस्वी में. एंड डाइड इन 1821. इट्स अ वेरी कॉमन पॉइंट कि ही वाज बोर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो जॉन कीट्स हैं वे सबसे यंगेस्ट पोएट थे. John Keats was the youngest poet of English literature who died in the prime age of his life. जॉन जॉन कीट्स को लेकर के मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जॉन कीट्स को पोएट ऑफ किंग ऑफ इंग्लिश ओड कहा जाता है, पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, सेंसुअस पोएट कहा जाता है. उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था निगेटिव कैपेबिलिटी का, इगोटिस्टिकल सबलाइम का. उनके पोयम में हेलेनिस्टिक ब्यूटी है. उनकी पोयम में ज्यादातर जो सेटिंग है वो मेडिवल सेटिंग है, मतलब मिडिल एजेस के. और उन्होंने अपनी पोयम में ग्रीक लीजेंडरी कैरेक्टर्स का यूज किया हुआ है. इसके अलावा उन्होंने अपनी पोयम में ब्यूटी को लेकर के, ब्यूटी के कई एस्पेक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट को उन्होंने बताया हुआ है. सबसे पहला पॉइंट है, जॉन कीट्स वाज द एल्डेस्ट ऑफ फोर सर्वाइविंग चिल्ड्रन बॉर्न टू थॉमस कीट्स एंड फ्रांसिस जेनिंग. उनके फादर का क्या नाम रहा है? थॉमस कीट्स एंड फ्रांसिस जेनिंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई एम नॉट हाईलाइटिंग, ऑलरेडी यू आर गेटिंग कि वो जो पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए हैं, सॉरी, उनके माता पिता का क्या नाम था? थॉमस कीट्स एंड फ्रांसिस जेनिंग्स. ही वॉज बॉर्न इन 1795, 1795 ईस्वी में पैदा हुए हैं. डाइड इन 1821, 1821 ईस्वी में उनकी मौत हुई है. उनके फादर का क्या नाम है? थॉमस कीट्स. एंड मदर का क्या नाम था? फ्रांसिस जेनिंग्स. एडवर्ड हॉल्म्स डिस्क्राइब्ड कीट्स वोलेटाइल कैरेक्टर ऑलवेज इन एक्सट्रीम्स. एक क्रिटिक है जिनका क्या नाम है? एडवर्ड हॉल्म. एडवर्ड हॉल्म ने क्या कहा है कि कीट्स जो है क्या थे? ऑलवेज इन एक्सट्रीम में थे, हमेशा जो है एक्सट्रीम पॉइंट पे जाकर के किसी भी चीज को जब वो देखते थे, बात करते थे, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर. अगर कभी ये आता है कि वह कौन सा क्रिटिक है जिसने कीट्स के लिए ये शब्द यूज किया कि ऑलवेज इन एक्सट्रीम? दैट इज एडवर्ड हॉल्म, HOLMES. जॉन लॉकहार्ट इक्विप्ड विद. जॉन लॉकहार्ट ने एक दूसरे क्रिटिक है, उन्होंने कहा इट इज बेटर एंड अ वाइजर थिंग टू बी स्टार्व्ड एपोथिकार्सी देन अ स्टार्व्ड पोएट. सो बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, बैक टू प्लास्टर पिल्स एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस. जॉन लॉकहार्ट ने उनके बारे में यह स्टेटमेंट कहा कि इट इज बेटर, यह अच्छा है, एंड अ वाइजर थिंग, और यह बहुत बुद्धिमत्ता वाली चीज होती है, टू बी स्टार्व्ड, यदि अगर जो है आदमी भूखा रहे. एपोथिक्रेसी, दिखावटीपन की जगह अगर वह जो है भूखा रहता है, देन अ स्टार पोएट, किसी स्टार पोएट की जगह जरूरी है कि वह स्टार एपोथिक्रेसी हो. सो बैक टू द शॉप मिस्टर जॉन, इसलिए जरूरी है कि आप क्या करिए, दोबारा जो है अपनी जो है दुकान पे चले जाइए. बैक टू प्लास्टर्स, वही सारे काम करिए, प्लास्टर्स का, पिल्स का एंड ऑइंटमेंट बॉक्सेस का. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जॉन कीट्स डॉक्टर थे, या डॉक्टर का व्यवसाय, डॉक्टर वो बनना चाहते थे. और जब जॉन कीट्स पोएट बने तो ऐसा नहीं था कि वो पोएट बने तो उनको बहुत ज्यादा पैसा मिला, उनकी गरीबी दूर हो गई, बल्कि इवन वो पोएट बनने के बावजूद भी उनकी जो जो जिंदगी थी वो गुर्बत भरी जिंदगी थी. तो उसी लाइफ को दिखाने के लिए जॉन लॉकहार्ट ने यह स्टेटमेंट दिया है कि आप एक पोएट तो बन गए लेकिन आज भी स्टार्व्ड लाइफ, स्टार्विंग कंडीशन होता है भूखमरी की हालत को लेकर. तो उन्होंने कहा इससे बेहतर है कि आप अपने पुराने व्यवसाय को अपना लीजिए, जो आपका पुराना व्यवसाय था, पिल्स का, दवाओं का, प्लास्टर्स का, ऑइंटमेंट वगैरह का, जो तेल वगैरह यूज करने का, जो ऑल दीज थिंग्स आप जो है उसमें. तो उन्होंने इस चीज को जो उसको बताया हुआ है. शेली एंड हंट ब्लेम्ड हिज डेथ ऑन द क्वार्टरली रिव्यू. शेली और हंट ने, PB शेली और हंट का मतलब एक थे क्रिटिक, ले है हंट, LEIGH. शेली और ले हंट ने उनकी डेथ को लेकर के एक जर्नल में बात की है. वह कौन सा जर्नल है? क्वार्टरली रिव्यू नाम का जर्नल.
स्कैथिंग अटैक ऑफ इंडाइमियन। और उन्होंने क्या किया हुआ, उन्होंने इंडाइमियन पर अटैक किया, स्कैथिंग अटैक ऑफ इंडाइमियन। इंडाइमियन उनकी एक कीट्स है, किसका की, सॉरी करेक्ट, एक एलिजी है। और किसका एलिजी है? इंडाइमियन इज एन एलिजी ऑफ पीबी शेली, कंपोज्ड इन द मेमोरी ऑफ हूम? कंपोज्ड इन द मेमोरी ऑफ जॉन कीट्स। तो यह एक बहुत फेमस पॉइंट रहा है कि जॉन कीट्स को लेकर के शेली और हंट ने उनकी डेथ को लेकर के बात किया है। और इसमें किया हुआ क्वार्टरली रिव्यू में खास करके उन्होंने क्या किया हुआ, इंडाइमियन जो उनका एलिजी है उस पे जो लिखा हुआ है उस पे उन्होंने बताया हुआ कि कैसे एक पोएट मरा जो है, क्योंकि ये जो मरे हैं तो एक डिजीज से मरे हुए, तो लोगों को लगा कि रियली में यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कि इतना ग्रेट पोएट अल्टीमेटली इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि ही क्वाइंड एंड प्रोपाउंडेड निगेटिव कैपेबिलिटी। उन्होंने एक शब्द को क्वाइन किया है, वह कौन सा क्वाइन शब्द है? ही क्वाइंड एंड प्रोपाउंडेड, उन्होंने उसको क्वाइन किया, प्रोपाउंड किया, और वह कौन सा शब्द रहा है? निगेटिव कैपेबिलिटी। इन 1817 विद शेक्सपियरियन एग्जाम्पल, शेक्सपियर का एग्जाम्पल दे करके, और उन्होंने क्या कहा? वेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। कह रहे हैं कि निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है? व्हेन अ मैन इज कैपेबल ऑफ, जब एक आदमी इस योग्य होता है, ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, कि वह जो है अनिश्चितता की स्थिति में, ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, कि वह अनिश्चितता की स्थिति में रहे, रहस्यमयी वाली स्थिति रहे, डाउट्स वाली रहे, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट, और बगैर किसी फैक्ट और रीजन के वह जो है वहां तक ना पहुंच सके, तो इस तरह की सिचुएशन को क्या कहा जाता है? निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव, कि आपने अपने अंदर की निगेटिव कैपेबिलिटी को मार दिया। जैसे मैं आपको ये बताऊं, इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा चीज है। इन्होंने एक पोयम लिखा था, दैट इज व्हाट, दैट इज द ओड टू नाइटिंगेल। आप मुझे ये बताइए कि जो ओड टू नाइटिंगेल है, इसमें उन्होंने कहा कि नाइटिंगेल यू आर एन इमॉर्टल बर्ड। ये जो यू आर एन इमॉर्टल बर्ड, कि तुम एक अमर चिड़िया हो, इस तरह की बातों को आदमी कब सोच सकता है? या तभी कहेगा जबकि वह क्या करे कि किसी भी तरह का जो है फैक्ट ना ढूंढे, उसमें कोई रीजन ना ढूंढे। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो क्या कोई अमर है? अमर का मतलब जो कभी मरे ना, लेकिन उन्होंने बर्ड को अमर बना दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर capable of being in uncertainties, mysteries, doubts without any irritable reaching after fact and reason, then that situation is known what? Then that situation is the situation of negative capability. Means you don't have any negative point, and ultimately you kill your ego. You don't try to find out any fact, you don't try to find out any type of reason टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। जैसे अगर उन्होंने बर्ड को एक कहा कि नाइटिंगेल, तुम तो जो है अमर बर्ड हो, और तुम जो है क्या करती हो, लोगों के लिए खुशियों का संचार, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाती है। तो जब उन्होंने ये लाइन लिखा तो उन्होंने ये नहीं सोचा, उसमें कोई तर्क उन्होंने नहीं ढूंढा कि वो कैसे लोगों में खुशियां लाती है। या अगर उनसे कोई ये आदमी पूछे, अगर जैसे कीट से कहते हैं कि जो नाइटिंगेल है वह इमॉर्टल बर्ड है, और वह लोगों को क्या करती है, इट पोर्स मेलेडियस प्लॉट, अगर मतलब यह बहुत ही सुरीली आवाज से जो है लोगों को क्या करती है, मनोरंजन करती है। अगर ये बात जो है किड्स किसी से कहे, और वो दूसरा आदमी ये कहे कि मैं जो है इस बात को नहीं मानता कि नाइटिंगेल ने मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं लाई हुई है, तो इसका मतलब कि उस आदमी में, जो आदमी ये बात कह रहा उसमें निगेटिव कैपेबिलिटी नहीं आई हुई है। लेकिन जो है किड्स में ये चीज है, किड्स ने अपने अंदर की निगेटिव कैपेबिलिटी को खत्म किया। निगेटिव का मतलब नकारात्मक, कैपेबिलिटी का मतलब एक तरह का विचार या कैपेबल, जो आपके अंदर तमाम नकारात्मक चीजें होती हैं या निगेटिव जो आप सोचते हैं उसको किल करना। जैसे जब तक आप अपने अंदर की निगेटिव चीजों को नहीं किल करेंगे तब तक आप दूसरे को इम्पोर्टेंस, छोटी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएंगे। शेक्सपियर ने भी क्या किया था? शेक्सपियर ने जितने भी एस्पेक्ट हैं, गुड और बैड, दोनों एस्पेक्ट पे उन्होंने बात किया, और दोनों एस्पेक्ट को लेकर के उन्होंने चीजें की, गुड एलिमेंट और बैड एलिमेंट को।
ऐसे ही जानकीर भी कहते हैं कि अगर आपको कोई निगेटिव एस्पेक्ट को प्रेजेंट करना है तो यू हैव टू किल योर ईगो। अब जैसे अगर जो बर्ड है वह बर्ड है, लेकिन बर्ड को अगर आपको इमॉर्टल बनाना, अपने से श्रेष्ठ बनाना या उसके महत्व को देना है, तो पहले आपको अपने ईगो को मारना पड़ेगा। व्हेन यू विल किल योर ईगो, देन यू विल बी कैपेबल टू टॉक अबाउट दैट पार्टिकुलर बर्ड। अगर आप में ईगो है कि आप आदमी है, आप श्रेष्ठ हैं, और आपके आगे उस चिड़िया का क्या महत्व है, तो ये आपका फैक्ट चल रहा है और ये आपका रीजन चल रहा है। जब आप इस तरह से फैक्ट और रीजन को लेके चलेंगे, तब आप इतना योग्य नहीं हो पाएंगे कि आप उस नेगेटिव कैपेबिलिटी को जो है क्या कर सके, समझ सके। तो आई थिंक यू आर इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। चीजें समझ में आ रही हैं? मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सिंपल सा चीज आप ये सोचिए कि आपको अगर अपने से छोटी चीज को महत्व देना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वहां पर जरूरी नहीं है कि आप कोई तर्क दीजिए तभी उसका महत्व हो। जैसे अगर जो है आप, अगर आप किसी बड़े पोस्ट पर हैं, और आपका जो, अगर आपके एरिया में कोई स्वीपर आता है, वह साफ सफाई करता है, तो स्वीपर के भी काम को आप तभी इंपॉर्टेंस दे पाएंगे जब आपको ये लगेगा कि ये भी जो काम कर रहा है उसका महत्व, जो आप काम कर रहे हैं उसका महत्व है। लेकिन अगर केवल आपके अंदर एक निगेटिव ख्याल है कि नहीं इसके काम का कोई महत्व नहीं है, तब आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाएंगे। और आपको उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या करना है, तर्क नहीं लगाना है। तर्क अगर आप लगाएंगे तो आप ये कहेंगे ये तो स्वीपर है, ये तो केवल स्वीप करके चला जाता है, इसके काम का क्या, मैं तो आईएएस हूँ या मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ। तो ये जो आपके अंदर का ईगो है, इस पार्टिकुलर ईगो को आपको कम करना पड़ेगा और आपको एक सिचुएशन डेवलप करनी पड़ेगी। वह कौन सी सिचुएशन होगी, अनसर्टेनिटीज की, इस तरह की जो सिचुएशन होती है, जिसको समझने के लिए किसी तर्क की जरूरत ना हो, फैक्ट की जरूरत ना हो, और आप उसमें बिल्कुल बहते चले जाते हैं। देन दैट सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ निगेटिव कैपेबिलिटी। कैपेबल है, योग्य है। क्या योग्य है, अपने अंदर की नेगेटिव चीजों को खत्म करने के लिए। when you kill the negativity in your mind, when you kill the negativity of your mind, when you kill the negativity of your life, then you approach other, then you give value to other, then that's in that situation you are able to give respect, you are able to give honor, you are able to give, मतलब सब तमाम अदर चीजों को आप महत्व दे पाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई है। ये बात किसने कहा हुआ है, नेगेटिव कैपेबिलिटी का या फ्रेज है जो जॉन कीट्स ने कहा है। किसको लेकर के कहा है, शेक्सपियर के वर्क को लेकर के कहा है, या कब आई, 1817 ईस्वी में आई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने अंदर की नेगेटिव आइडियाज को किल करना है, या उसको एक तरह से इरेडिकेट करना है। क्या करने के लिए, अपने से छोटे या और भी जो चीजें हैं जो है उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए। कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग। और उसको करने के लिए आपको कोई तर्क नहीं देना, आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, इरिटेबल। उसके बाद उन्होंने कहा ही एडमिट्स, वह स्वीकार करते हैं कि अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही हैज नो आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल, जो पोएट है वही सबसे ज्यादा अनपोएटिकल होता है किसी चीज को लेकर के, इन एग्जिस्टेंस, खासकर जिस चीज का एक अस्तित्व है, बिकॉज ही हैज नो आइडेंटिटी, चूंकि पोएट की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ट्राई टू रिमेम्बर, ये सीधे निगेटिव कैपेबिलिटी से है। आप ये मुझे बताइए कि दुनिया में जितनी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सारी चीजों के बारे में पोयट बात कर सकता है। क्यों? चूंकि उसके अंदर कोई आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, उसके अंदर ये आइडेंटिटी नहीं होता कि मैं पोयट हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो मैं इसके बारे में क्यों बात करूंगा। क्या हमारी कलम जो है मजदूर के लिए नहीं चलेगी? क्या प्रेमचंद ने जो है गुर्बत पर नहीं लिखा? क्या प्रेमचंद ने हाशिए पे गए लोगों पर नहीं लिखा, या समाज के, या जो है और लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने नहीं लिखा? जैसे अभी ट्रांसजेंडर का था, ट्रांसजेंडर के बहुत सारे मामले हैं जो हमारे साथी फिरोज सर हैं, उन्होंने ट्रांसजेंडर पे बहुत सारा काम किया। तो क्या उनकी कलम ट्रांसजेंडर पे नहीं चली, या और लोग जो काम कर रहे हैं उनका नहीं चला? तो ये चीज क्या करना पड़ता है, तो पोएट का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता, पोएट का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह दूसरे के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है।
ये बात जो है किसने कहा है? ये बड़ी बात है जो जॉन कीट्स कहते हैं कि पोयट का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि पोयट क्या करता है, जितनी चीजें अस्तित्व में होती हैं उनके बारे में बात करता है और उनके अस्तित्व को मेंटेन करता है। यह कब हो पाता है? यह तभी हो पाता है जब आप अपने अंदर के ईगो को मारते हैं। अगर आपके अंदर ईगो है कि मैं तो पोयट हूँ, मैं तो जो है मेन स्ट्रीम में हूँ, मैं जो है मजदूर के बारे में क्यों लिखूंगा, किसान के बारे में क्यों लिखूंगा, वृद्ध के बारे में क्यों लिखूं, आदिवासी के बारे में क्यों लिखूं, औरत के बारे में क्यों लिखूं, तो आप अपनी आइडेंटिटी के आगे उन सबकी आइडेंटिटी पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो पोएट होता है वह तो क्या होता है, अनपोइटिकल होता है ना, उसको उसको अपनी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि वह दूसरे की आइडेंटिटी को समाज में बचाए रखने के लिए काम करता है। तो यह एक बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है जो काफी रेलिवेंट है मेरी नजर में। उन्होंने कहा ही एडमिट्स, वह एडमिट करते हैं कि अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल ऑफ एनीथिंग। जो एक पोएट होता है वह क्या होता है, अनपोएटिकल होता है ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज को जब वह एग्जिस्ट करता, जो भी चीजें एग्जिस्ट कर रही, बिकॉज ही हैज नो आइडेंटिटी। उसके बाद कह रहे हैं कि कीट्स इज डेजिग्नेटेड एज अ प्योर पोएट, कीट्स को एक प्योर पोएट माना जाता है बिकॉज हिज पोइट्री इज फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रीचिंग एंड स्पिरिचुअल मैसेजेस। उनकी जो पोइट्री है उसमें प्रीचिंग नहीं है, उस पे स्पिरिचुअल मैसेज नहीं है। अगर आपको याद होगा, अभी मैंने कुछ समय पहले आपसे बात किया था कि प्लेटो ने क्या कहा था। प्लेटो ने कहा था कि पोइट्री में प्रीचिंग होना चाहिए। प्लेटो ने ये कहा था कि पोइट्री में क्या होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, गुडनेस होना चाहिए, वर्च्यू होना चाहिए। तो उनकी बात को किसने डिस्कार्ड किया था? अरिस्टोटल ने डिस्कार्ड किया था। लेकिन जब आप जॉन कीट्स को पढ़ते हैं तो जॉन कीट्स के किसी भी पोयम में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, प्रीचिंग नहीं है, क्योंकि जॉन कीट्स एक प्योर पोएट है जो रियली, जो दिल खोल करके लिखते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। जैसे उन्होंने नाइटिंगेल के बारे में बात किया, उन्होंने ओ टू साइकी के बारे में, ओ टू मेलंकली के बारे में बात किया। अब मेलंकली क्या है? मेलंकली एक एक एब्स्ट्रैक्ट है, वह एक विचार है, लेकिन उस मेलंकली को भी उन्होंने पर्सनिफाइड कर दिया। तो वेन एवर यू रीड कीट्स, रिमेंबर क्या क्या पॉइंट, एक तो निगेटिव कैपेबिलिटी, कीट्स इज अ प्योर पोएट बिकॉज इन द पोइट्री ऑफ कीट्स देर इज नो प्रीचिंग, देर इज नो स्पिरिचुअल मैसेज। उसके बाद क्या है, फैनी ब्रांड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फैनी ब्रांड, फैनी ब्रांड उनकी बिलव्ड का नाम है, विद whom he fell deeply in love and with whom he remained in love until his death. टेनिसन considered him the greatest poet of the 19th century. टेनिसन ने उनको ग्रेटेस्ट पोएट कहा 19th सेंचुरी में। अर्नॉल्ड ने उनको कहा था इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पैशन ऑफ ब्यूटी, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पैशन फॉर ब्यूटी। टीएस एलियट ने उनको कहा था, टीएस एलियट डिस्क्राइब द लेटेस्ट एज certainly the most notable and most important ever written by English poet. टीएस एलियट ने कुछ उन्होंने लेटर लिखा था अपने भाई को, अपने और लोगों को, तो उनका जो लेटर है वह इतना इंपॉर्टेंट है कि टीएस एलियट ने कहा कि यह इतने इंपॉर्टेंट लेटर है कि शायद यह लेटर किसी के द्वारा जो है इतने इंपॉर्टेंट लेटर लिखे गए। ये बात किसने कहा? टीएस एलियट ने उनके लेटर को लेकर के कहा है। और किसमें कहा? द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, उसमें उन्होंने कहा। एपीटैफ, जहां एपीटैफ का मतलब उनकी उनकी कब्र पर ये लाइन लिखी गई है। और एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखिएगा, अभी कीट्स का 200वां जयंती मनाई गई है। अभी 24 फरवरी को शायद था, या 23 फरवरी को कीट्स अभी 200 साल हो गया उनको शायद मरे हुए या जन्म लिए हुए। 1800, 200 साल मरे हुए हो गया, 1821 चल रहा है ना, और 2021, 200 साल उनके मरे हुए हो गया था। तो अभी ये चीज ध्यान में रखिए, अगर क्वेश्चन कभी आता है कि किस पोएट की 200वीं जयंती मनाई गई, उनकी डेथ का, तो ये कौन रहे जान? हाँ, 23 फेब को, अभी 23 फेब को मनाई गई है। एंड यू विल कम टू नो कि उनके एपिटाफ पे, ये क्वेश्चन बहुत लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कि उनकी एपिटाफ पे लिखा गया हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट ऑन वाटर, जहां पे उनकी कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान पर ये चीज लिखा गया है। और गूगल ने भी इसको शेयर किया था, और मैं उसका पिक नहीं ले पाया, मैं ही तो मैं वो स्टोन जो है, जो स्टोन उनके कब्रिस्तान पे लगा हुआ है, दैट थिंग इज शेयर देयर, वो वहां पे रहा है। तो वहां पे हम लोग कर सकते थे, लेकिन वो चीज नहीं रहा। सो व्हाट आई वांट टू से, you have to go with these points. जॉन कीट्स का इतना, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, 1795 में पैदा हुए, 1821 ईस्वी में उनकी मौत हुई है।
उनके फादर का नाम थॉमस कीट्स, माँ का नाम फ्रांसिस जेनिंग्स। एक क्रिटिक है एडवर्ड हॉल्म्स। एडवर्ड हॉल्म्स ने क्या कहा है कि ऑलवेज इन एक्सट्रीम, ये एडवर्ड हॉल्म्स का है। जॉन लॉकहार्ट ने कहा है इट इज अ बेटर एंड अ वाइजर, उनकी उस सिचुएशन को देखकर कि कौन सी सिचुएशन, जो उनकी लाइफ रही बहुत बेहतर नहीं रही है। लेकिन कीट्स क्यों याद किए जाएंगे? कीट्स इसलिए याद किए जाएंगे, उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। कीट्स ने ये चीज कहा कि अ पोएट इज द मोस्ट अनपोइटिकल ऑफ एनीथिंग इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ही हैज नो आइडेंटिटी। कीट्स को प्योर पोएट कहा जाता है, उनकी पोइट्री में कोई प्रीचिंग नहीं, कोई स्पिरिचुअल मैसेज नहीं है। फैनी ब्राउन उनकी बिलव्ड का नाम रहा है। टेनिसन ने कहा कि वो 19th सेंचुरी के सबसे ग्रेट पोएट रहे हैं। अर्नॉल्ड ने उनको इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पैशन फॉर ब्यूटी यूज किया है। टीएस एलियट ने कहा है कि सर्टेनली द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवर रिटन बाय एनी इंग्लिश पोएट। ये चीज उनके लेटर को लेकर के कहा है। उनकी एपिटैफ पर कब्रिस्तान पे लिखा हुआ हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। सो यू फाइंड दिस पॉइंट्स एंड यू हैव टू गो विद दिस थिंग या विद दिस पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना है। तो आई थिंक नाउ यू हैव गॉन, हैव यू एनी प्रॉब्लम किसी को इसको लेके? नो नॉट एट। नाउ कम ऑन सेकेंड स्लाइड। उनके वर्क दे रहे हैं, उनके वर्क कौन कौन से। एक उनका वर्क है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये सबसे शुरू में आया हुआ था। अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स में पोइट्री उन्होंने लिखने का प्रयास किया। उनकी पोयम्स 1817 में आई है, यह इनका दूसरा वर्क रहा है। हिज फर्स्ट वॉल्यूम, अगर एक क्वेश्चन आता है कि पहला वॉल्यूम ऑफ वर्ड, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स मतलब कई जो है पोयम, पोयम को जो है एक संग्रह, उसका जो है पहला संग्रह कौन सा रहा? पोयम्स 1817। उसके बाद उनका एक और पोयम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। सोनेट क्या क्या है? स्लीप एंड पोएटर, आई स्टूड टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल, ये चीज पूछा जा चुका। आई स्टूड टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल, ये दोनों इनके सोनेट रहे हैं। शो द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर डेडिकेटेड टू ले हंट, कह रहे हैं कि इस सोनेट पे स्पेंसर का प्रभाव दिखाई पड़ता, और एक किसको डेडिकेट किया गया? ले हंट को डेडिकेट किया गया। इंडाइमियन 1818 में आया है, रिटेन 1817, पब्लिश 1818। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, आप देखेंगे ये लाइन बार बार पूछी गई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इंडाइमियन अब कितने बुक्स में? अ पोयम इन 4 बुक्स, और ये कहा जाता है कि यह एपिकल फॉर्म में। इंडाइमियन किसमें है? एपिकल फॉर्म में है। अ पोयम इन 4 बुक्स डेडिकेटेड टू चैटरटन, ये भी पूछा जा चुका है। इंडाइमियन किसको डेडिकेटेड है? चैटरटन को, उनके बोसम फ्रेंडों में से रहे। बेस्ड ऑन ड्रेटन द मैन द मून, और किस पर आधारित है? ड्रेटन की किताब द मैन इन द मून पर आधारित है। फ्लेचर्स द फेथफुल शेफर्ड्स उस पर आधारित है। द वर्क वाज वायलेंटली अटैक्ड इन द क्वार्टरली रिव्यू, और इस वर्क को काफी ज्यादा अटैक किया गया था क्वार्टरली रिव्यू नाम के जर्नल में, एंड इन ब्लैकवुड, दो जर्नल में इस वर्क को काफी आलोचना की गई थी, क्वार्टरली रिव्यू एंड इन ब्लैकवुड में। लॉकहार्ट ने इसके बारे में कहा काम सेटल्ड इम्पर्टर्बल ट्रेवलिंग इडियोसी, ये वर्ड यूज कर लिए, कोई बहुत ऐसा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू इन दिस स्लाइड व्हाट डू यू फाइंड? इन दिस स्लाइड यू फाइंड उनका एक वर्क है इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो सबसे शुरुआत उन्होंने वहीं से किया था, वो 1813 ईस्वी में आई है। उस पे क्या दिया गया? अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ वर्ड्स है। उसके बाद आप देखते हैं कि एक उनका पोइटिक संग्रह आया था पोयम्स 1817 में, हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स है। दूसरा ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर है। उनका सॉनेट आपका क्या है? स्लीप एंड पॉपर रहा है। आई स्टूड टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल रहा है। इस पर इन्फ्लुएंस किसका है? स्पेंसर का इन्फ्लुएंस है, और यह किसको डेडिकेट है? ले हंट को। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क इंडाइमियन है, 1817 में लिखा गया, 1818 में पब्लिश हुआ है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह इंडाइमियन से लिया गया है। अ पोयम इन 4 बुक्स, कितनी किताबों में? 4 बुक्स में। किसको डेडिकेट है? चैटरटन को डेडिकेट है। किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन ड्रेटन द मैन इन द मून, और फ्लेचर की द फेथफुल शेफर्डेस पर आधारित है। द वर्क वाज वायलेंटली अटैक्ड इन द क्वार्टरली रिव्यू, जो ये वर्क है इसको अटैक किया गया क्वार्टरली रिव्यू में और ब्लैकवुड में। लॉकहार्ट ने कहा काम सेटल्ड इम्पर्टर्बल ड्रिवलिंग इडियोक्रेसी। इस पोयम का एनालिसिस क्या है? द पोयम टेल्स विद द वेल्थ ऑफ एपिथेट एंड इन्वेंशन द स्टोरी ऑफ इंडाइमियन, कह रहे हैं कि
यह जो पोयम है, यह स्टोरी है किसका? एक इंडामियन नाम के कैरेक्टर का। द ब्रेन सिक शेफर्ड प्रिंस, जो कि जो है मेंटली डिसऑर्डर है। ब्रेन सिक शेफर्ड प्रिंस है ऑफ माउंट लार्टमास। कहाँ का है? माउंट लार्टमास नाम की जगह का है। हु फॉल्स इन लव विद सिंथिया, जो सिंथिया नाम की एक कैरेक्टर है जिसके साथ उसका अफेयर चलता है। इसका मतलब इस पोयम में दो लोगों के बारे में बात की गई। किसके बारे में? एक तो सिंथिया के बारे में, दूसरा किसके बारे में बात की गई है? इंडाइमियन जो कैरेक्टर है। और इंडाइमियन क्या है? एक वह एक प्रिंस है। कहाँ का प्रिंस है? माउंट लार्टमॉस का, बट मेंटली डिसऑर्डर है। उसके बाद कहते हैं सिंथिया द मून, जो कि गॉडेस ऑफ मून है, एंड डिसेंड्स टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ टू फाइंड हर, जो कि धरती, एंड डिसेंड्स टू द डेप्थ ऑफ द अर्थ टू फाइंड हर। देयर ही इनकाउंटर्स अ रियल वुमेन फीब, और यहाँ पर उसका उसकी मुलाकात एक रियल वुमेन फीब से होती है। देयर ही इनकाउंटर्स अ रियल वुमेन फीब एंड गिविंग अप हिज परसूट ऑफ द आइडियल he falls in love with her. She, however, turns out to be none other than Cynthia, who, after luring him weary and perplexed through cloudy phantoms, bears him away to eternal life. With the main story are woven the legends of Venus and Adonis. इसकी जो मेन कहानी वो कहाँ से ली गई है? वीनस और एडेनिस से ली गई है। ऑफ ग्लाउकस एंड स्किला एंड ऑफ एरिथुसा। द पोयम इंक्लूड्स in BK the well-known hymn to Pan, and in BK fourth करके BK fourth the roundedly ओ सारो। इसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि जो पोयम है या एक तो इंडाइमियन के बारे में है, दूसरा जो है जो एक गॉडेस सिंथिया है उसके बारे में। वही सिंथिया एक जो है औरत का रोल फीब करके आती है, तो उसके साथ उसका अफेयर दिखाया गया है। लेकिन आप ये देखेंगे कि उसमें उस लव में वो ये कहता है कि मैं जो है क्या होना चाहता हूँ? अमर हो जाना चाहता हूँ। वो अमर तो हो जाता है, लेकिन वो ये नहीं मांगता कि मैं ओल्ड नहीं होना चाहता। जब वो अमर की हो तो जाता है, लेकिन बाद में ओल्ड हो जाता है, और ओल्ड होने के बाद वो उसको छोड़ करके चली जाती है। और वह जो है तब उसको लगता है कि नहीं, उसने जो मांगा हुआ तो वो गलत चीज मांगा था। अमर तो है, लेकिन वो बूढ़ा हो चुका है और किसी काम का अब नहीं रह गया। लोग अब उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह का एक स्टोरी मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रीक लीजेंडरी कैरेक्टर्स, ग्रीक गॉड और गॉडेस, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। इसमें आपको चीजें ध्यान में क्या रखना है? इंडाइमियन जो पोयम है 1818 में पब्लिश हुआ है। इंपॉर्टेंट कोटेशन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर है, 4 बुक्स में है। चैटरटन को डेडिकेट किया गया है। इसका मेन सोर्स क्या है? ड्रेटन्स का द मैन इन द मून, फ्लेचर का द फेथफुल शेफर्डेस है। और यह जो वर्क है किस मैगजीन में अटैक किया गया? दो मैगजीन में, क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड में। इसके अलावा जब आप एनालिसिस में आएंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यह पोयम किसके बारे में? इंडाइमियन के बारे में है और सिंथिया के बारे में। सिंथिया जो क्या है? जो कि एक जो है एक गॉडेस है, जो कि एक फीम नाम की औरत का रोल यहाँ पे प्ले करती है। तो ये दो चीजें, सिंथिया, फीब और आपका इंडाइमियन। बाकी आपको कुछ ध्यान में उसको नहीं करना। ऑल दिस थिंग यू फाइंड। ईसाबेला आर द पार्ट ऑफ बेसिल, यह दूसरा वर्क है। इसका सब टाइटल पूछा जा चुका है। ईसाबेला का सब टाइटल द पार्ट ऑफ बेसिल 1818 में आई है। वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकैसियोस डीके मीरान, जो बोकैसियो का जो डीके मीरान है वहां से इसको लिया गया है। अ नैरेटिव पोयम, और किस पे लिखा गया है? आठवां राइमा में लिखा। इट्स अ नैरेटिव पोयम, किस पे लिखा गया? आठवां राइमा में। नेक्स्ट वर्क है हाइपीरियन, अ फ्रैगमेंट एंड द फॉल ऑफ हाइपीरियन। कह रहे हैं कि हाइपीरियन फ्रैगमेंटेड है, और ये जो है क्या है आपका? इसी का एक और भी है वर्क, फॉल ऑफ हाइपीरियन है, और फ्रैगमेंट ऑफ एपिक पोयम्स, और यह जो है एपिक माइनर में है। बिगन इन 1818, 1818 में शुरू किया गया है, 1819 में कंप्लीट हुआ है। इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर द पोयम इज मॉडल ऑन पैराडाइज लास्ट। और कुछ हद तक ऐसे लगता है जैसे पोयम जो है किसको फॉलो किया गया? पैराडाइज लास्ट की स्टाइल को, क्योंकि एपिकल मैनर में है। तो हाइपीरियन हाइपीरियन अगर आप देखेंगे तो उनकी फ्रेगमेंट्री एपिक है। जब मैं आपको एपिक पढ़ा रहा था तो ये भी एक पॉइंट आया हुआ था कि ये चीज क्या है? उनका फ्रेगमेंट्री एपिक है। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट ईसाबेला, ईसाबेला का सब टाइटल क्या है? द पॉट ऑफ बेसिल
कहाँ से लिया गया? बोकैसियोस का डिकामीरान से लिया गया। नैरेटिव पोयम है, अट्वा राइमा में लिखा गया है। हाइपीरियन क्या है? फ्रेगमेंट्री एपिक है। और इसी का एक और जो हिस्सा है उसको क्या किया गया? द फॉल ऑफ हाइपीरियन। और उसके अलावा ये कब हुआ शुरू? 1818 में। कब कंप्लीट हुआ? 1819 ईस्वी में। और इसका आप देखेंगे कि किस पर आधारित है? पैराडाइज लास्ट पर, उसी मॉडल को लिया गया है। नेक्स्ट है द ईव ऑफ सेंट एग्निस करके, ये फाइनेस्ट नैरेटिव है। और किस पे? स्पेंसरियन स्टैंजा। द ईव ऑफ सेंट एग्निस स्पेंसरियन स्टैंजा में है। द पोयम इज सेट इन अ रिमोट पीरियड ऑफ टाइम इन द डेप्थ ऑफ विंटर। जो पोयम है वह एक रिमोट पीरियड ऑफ टाइम और डेप्थ ऑफ विंटर में जो है रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मेडलाइन हैज बीन टोल्ड द लीजेंड दैट ऑन सेंट एग्निस ईव माइडेंस में हैव विजन्स ऑफ देयर लव्स। मेडलाइंस लव, इसमें कैरेक्टर है मेडलाइंस और उस मेडलाइन के लव को पारफाइरो से दिखाया गया। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पेंसरियन स्टैंजा, मेडलाइंस लव किसके साथ? पारफाइरो के साथ। नेक्स्ट पोयम है द ईव ऑफ सेंट मार्क, अनफिनिश्ड पोयम है। एक लाइन में बस आप समझिएगा, अनफिनिश्ड पोयम है। नेक्स्ट पोयम है आपका लामिया, 1819 ईस्वी में। स्टोरी इज टेकन फ्रॉम बर्टन द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। लामिया की स्टोरी कहाँ से ली गई है? द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से ली गई है। नेक्स्ट है द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम, द फॉल ऑफ हाइपीरियन अ ड्रीम। उसके अलावा उनके अपने ओड्स वगैरह हैं। टू द नाइटिंगल ओड है, written in 1819, published 1820. The poem is a meditation on the immortal beauty of the nightingale. अभी मैंने बताया था immortal। उन्होंने बर्ड को क्या कहा? immortal beauty of the nightingale and the sadness of the observer of the poet. The poet is sad while the poet is in sad condition, मतलब melancholic situation। और जो बर्ड है वह एक हैप्पी बर्ड है। तो हैप्पी बर्ड और अनहैप्पी पोएट की कहानी है। ओपनिंग लाइन्स क्या है? माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नंबनेस पेन, एक उसका लाइन है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, यह एक और उनका है। ये चीजें कहां से ली गई? ओ टू नाइटिंगेल से ली गई है। ऑन अ ग्रेसियन अर्न, रिटन इन 1819, पब्लिश इन 1820, he describes the various pastoral scenes of love, beauty and joy illustrated on the urn. The poet reflects on the eternal quality of art and the fleeting nature of human love and happiness. The last two lines are particularly well known। और सबसे ज्यादा अगर पूछा गया, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। दो लाइनें ऐसी जो आपको वो जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करिएगी। अगर इसके पहले इंडाइमियन में क्या था? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। लेकिन इसमें क्या है? ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। तो ये कहाँ से लिया गया? आना ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। और इस ग्रेसियन अर्न, अर्न का मतलब होता है कलश। एक्चुअली में एक जहाँ पे गए थे, एक वो वहां पे गए थे विजिट, जिसे आप कह सकते हैं कि क्या कहा जाता है उसको, जस्ट मिसिंग द नेम, जहाँ पे बहुत सारे पुरानी चीजें रखी जाती हैं। तो उस पार्टिकुलर जगह, म्यूजियम में, या एग्जैक्टली एक म्यूजियम में गए थे। तो एक बहुत प्राचीन अर्न जो है वहां पे रखा गया था, जिसपे पेंटिंग वगैरह थी। तो उस पेंटिंग उस पे की गई थी। उस पे उन्होंने देखा कि स्प्रिंग का महीना है और कुछ औरतें जो है वो जो है डांस कर रही हैं, कुछ मेल जो है वो उनको जो है चेस कर रहे हैं। और एक और पिक्चर था जहाँ पे एक गोट को लेकर के ऐसा लगता है कुछ लोग फेस्टिवल मना रहे हैं, कहीं पे बलि वगैरह देने जा रहे हैं। तो उस पिक्चर पर उन्होंने उसको लिखा हुआ था। तो इसीलिए उसमें लिखा गया है कि ही डिस्क्राइब द वेरियस पेस्टोरल सीन्स ऑफ लव। क्या डिस्क्राइब करते हैं? पेस्टोरल सीन्स ऑफ लव, ब्यूटी एंड जॉय इलस्ट्रेटेड ऑन द अर्न, जो अर्न पर था। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द इटर्नल क्वालिटी ऑफ आर्ट एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लव एंड हैप्पीनेस। उसके अलावा लास्ट की टू लाइन बहुत फेमस है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। ई नो ऑन अर्थ एंड ऑल ई नीड टू नो, हम जो भी धरती पर जानते उसे और भी जानने की जरूरत है। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि ओपनिंग लाइन, दाउ स्टिल अनरेविश ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। ये ओड टू साइकी है। ओपनिंग लाइंस, ओ गॉडेस हियर दीज ट्यूनलेस, मतलब यू विल कम टू नो कि ये सब का सब इस तरह की चीजें यू फाइंड दैट कि ऑल दीज थिंग्स यू सी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड।
तो यू फाइंड दीज थिंग्स एंड यू विल कम टू नो कि ये चीजें कैसे रही है। एंड आई थिंक कि you will come to know कि इसके अलावा क्या है कि melancholy no no all these things you are getting here no no go not leave neither, ये ओड टू melancholy की लाइन है। तो उनके जितने ओड है उसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा चीजें नहीं रही है। आगे टू ओड आटम देख रहे हैं कि रिटन इन सितंबर 1819 पब्लिश्ड इन 1820, यू आर गेटिंग दिस हियर। मैं थोड़ा सा इसको उस तरह से लेके चल रहा हूँ, आप एक फैक्ट को ले लीजिए, लेकिन मैं एक एक वर्ड का आपको डिटेल में बताऊंगा लाइव आकर कि उसमें क्या क्या चीजें रही है। हियर यू हैव टू गेट ओनली दीज थिंग। द पोयम ओ टू आटम किस में लिखा गया, 3 स्टैंजाज में लिखा गया है। यू फाइंड दिस थिंग। उसके अलावा यू आर गेटिंग हियर कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो, एक ओपनिंग उसका लाइन ऑफ फ्रूटफुल्स। उसके बाद क्लोज बोजम फ्रेंड एंड मेच्योरिंग सन, ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइन। 661 सानेट्स उनके रहे हैं, ये सब सानेट्स के नाम है। बाकी आप जानते हैं ला बिलिडेमसन मर्सी है, ये उसका लिरिकल बैलाड रहा है। ओथो द ग्रेट एक ड्रामा है, ओथो द ग्रेट, अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट, किंग स्टीफन एंड नॉट कंप्लीटेड, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। द कैप एंड द बिल फेरी टेल है और अनफिनिश्ड है। सो यू गेट दीज पॉइंट्स। मैं आपको जल्दी इसलिए किया हूँ कि मैं अभी तुरंत पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप एक बार इसको पहले कर लीजिएगा। आफ्टर डूइंग इट देन लेट मी टेल यू कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही। ठीक, ओके।